दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार चुनाव के बाद, नतीजे के बाद देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से थोड़ा-सा फेरबदल हुआ है। विपक्ष ऐसा लगता है कि उसको बड़ा सेटबैक लगा है, मानसिक स्तर पर, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, और सत्ता पक्ष का जो हौसला है वो बुलंद है और ज़्यादा बुलंद है। और उसकी आक्रामकता और बढ़ती नजर आ रही है। बल्कि यूं कहा जाए कि वो अपनी रणनीति को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर और ज्यादा तेज तर्रार ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ऐसे दौर में हमारे देश की जो संवैधानिकता है, लोकतंत्र है, और जो पक्ष और विपक्ष से उभरता हुआ जो एक राजनीतिक विमर्श है, वो कहाँ खड़ा है, किधर जा रहा है, हम इन्हीं सब विषयों पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार, लेखक आशुतोष। नमस्कार सर। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कार्यक्रम में। हम चूंकि काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं जी। बातचीत के लिए। बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर तरह तरह की रिएक्शंस आई। उसमें विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भई हम हारे नहीं हैं, हमें तो हराया गया है। हुँ, बहुत सारे और लोग उनकी इस आवाज में आवाज लगा रहे हैं। हुँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपको क्या लगता है, वो ये सचमुच बुरी तरह हारे हैं? इसमें तो कोई दो राय, नतीजे तो यही बता रहे हैं। लेकिन हुँ। क्या वो हारे हैं या उनको वाक़ई हराया गया है? क्या सच क्या है? देखिए उर्मिला जी, हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं, ना हमारे पास कोई साक्ष्य है। तो आप तो बेहतर जानते हैं कि पत्रकार के पास अगर साक्ष्य और सबूत नहीं है तो फिर वो उस बात को नहीं कहता है। लेकिन अगर जनमानस की बात की जाए और विपक्षी नेताओं के जो एक्सपीरियंस हैं और जिस तरीके की वो आरोप लगा रहे हैं, अगर उस पे किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बड़े जनमानस में ये बात अब अंदर तक बैठ गई है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब वो वोट चोरी का मामला है, ईवीएम का मामला है, ये वो बात नहीं करते। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने कहा भाई देखिए, बिहार के अंदर तो सभी ये कह रहे थे कि जबरदस्त लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि एनडीए को बढ़त है, कुछ लोग कह रहे थे कि महागठबंधन को बढ़त है। लेकिन शायद ही कोई होगा जिसने ये कहा होगा कि उनको तो 200 के ऊपर सीट मिलेंगी। एग्जिट पोल में भी सिर्फ एक ही एग्जिट पोल कर रहा था और उस एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी में कुछ नहीं मानता हूं। ये तुक्केबाजियां हैं, बेसिकली तुक्केबाजियां हैं, क्योंकि उस खैर उसको एक अलग डिबेट का प्रश्न हो जाएगा। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव का अगर हम निष्पक्ष तरीके से अगर विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये कैवियट लगा रहेगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है क्या। क्योंकि हम अगर कुछ भी विश्लेषण करें और अगर वाकई में कहीं कुछ गड़बड़ है तो उस विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम ये कहने की स्थिति में नहीं कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन जो जनमानस के अंदर और विपक्ष के अंदर जो पीड़ा है इस बात को लेकर, वो भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पर जब 20 साल के बाद इतना जबरदस्त मैंडेट आ रहा है जिसके बारे में शायद ही किसी पत्रकार ने इतनी बड़ी टिप्पणी की हो। यहां तक कि जो बहुत ही क्रेडिबल एग्जिट पोल करने वाला, आजकल एग्जिट पोल करने वाले तो कुकुरमुत्तों की तरह घुस गए। हर हर गड्ढे में देखिएगा तो वहां ढेरों आजकल खड़े हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एक्सिस माई इंडिया है या सी वोटर है या फिर हमारे मित्र वोट वाइब हैं, इन सब का कहना था कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को एज है। और एक टीवी चैनल में जब वो थे प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस माई इंडिया के, तो उनका 121 से 141 वोट परसेंटेज, 42% या 43% एनडीए को, 41% इनको ये बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 2% का गैप है और ये दो और जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में 3% का मार्जिन एरर लेके चलते हैं वो, कि 2 से 3% का मार्जिन एरर हो सकता है। तो मैंने पूछा जो आप फिगर दे रहे हैं उस फिगर में क्या हम ये जोड़ें? बोले हाँ बिल्कुल आपको जोड़ना चाहिए और मेरे ख्याल से लड़ाई ठीक ठाक है, जबरदस्त लड़ाई है। और उन्होंने जो था वो 98 से 118 सीटें दी थी, यानी महागठबंधन को मैक्सिमम 118 सीटें मिल सकती थी
और एनडीए गठबंधन को मिनिमम 121 सीटें मिल सकती थी। अगर इनका मैक्सिमम उनका मिनिमम मिला ले, वो 3% मार्जिन को ध्यान में रखे, तो लड़ाई कांटे की थी। लेकिन 200 से ज्यादा सीट आने पर लोगों के मन में संदेह और गहरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसके अलग अगर विश्लेषण करना हो तो फिर विश्लेषण कर सकते हैं आराम से। बहुत सारे जो चुनाव के विश्लेषक हैं और जो लंबे समय से चुनाव को देखते आए हैं, उनका भी ये कहना है, और वो पॉलिटिशियंस नहीं है, वो विपक्ष की राजनीति के लोग नहीं है, उनका भी ये कहना है कि ऐसा स्ट्राइक रेट अनोखा है। 89 सीट बीजेपी, 86 सीट आई मीन जेडीयू, 101 पर। तो ये जो स्ट्राइक रेट है, ये एक जिज्ञासा पैदा करता है, अचरज पैदा करता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब स्ट्राइक रेट तो अपनी जगह है, परसेंटेज ऑफ वोट अपनी जगह है, लेकिन बहुत तरह के कारगर उपायों के बीच चुनाव लड़ा गया है एनडीए द्वारा, और तरह तरह के मोर्चों पर उसने मोर्चेबंदी की है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम देख रहे थे, कुछ चुनाव क्षेत्रों के आंकड़े आए हैं, पता चला कि वहां पर क्रमशः 95, 27, 112 सीटों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, कहीं भाजपा के, कहीं जेडीयू के, और जो हारे हैं वो इंडिया ब्लॉक के हैं, यानी महागठबंधन के हैं। और ये सारे लोग जो हारे हैं, वो जो पोस्टल बैलेट है उनके वोटों को बड़ी संख्या में रिजेक्ट करने के कारण हारे हैं। यह भी एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कारण है इतनी बुरी पराजय का महागठबंधन के, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये, लेकिन ये एक घटनाक्रम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग एसआईआर को मानते हैं कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर हुआ है। तीसरी बात जो कही जा रही है कि साहब लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल ही नहीं था। आप तमिलनाडु से लेकर 5-6 हाल के राज्यों में जब विपक्ष शासित सरकारों ने कोई योजना नहीं लागू की और अधिघोषणा से पहले चुनाव के, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया था। लेकिन अभी तमिलनाडु का चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन अभी हाल में रोकी गई सरकार वहां। लेकिन आप देखिए कि जो 10,000 रुपए हर महिला को देने के लिए जो जीविका दीदी लोग कहलाती हैं, न केवल रोका ही नहीं गया, बल्कि चुनाव के दौरान भुगतान की किस्तें भी चलती रही। तो इन चीजों को भी लिया जा रहा है। क्या इसको भी इसका भी कोई मतलब है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया, और मुझे लगता है इस पर इस देश के अंदर बहुत गहन चिंतन होना चाहिए, और चुनाव आयोग की भूमिका पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने चाहिए। चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो एक ऐसे अंपायर की भूमिका अब हो गई है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो भी अब सत्ता पक्ष की तरफ से खेल खेलने लगा है। इस चुनाव के अंदर जो सबसे दिक्कत वाली बात है वो यही है कि पहले आप चुनाव के, जब आपको अंदाजा लग जाए कि हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए आप एक ऐसी योजना, एक ऐसी नीति लेकर आ जाएं जिसमें चुनाव के दौरान आप महिलाओं के खातों में या लोगों के खातों में पैसे कैश ट्रांसफर करें। और ये कैश ट्रांसफर चुनाव के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कैश का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रही है। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। जो सत्ता पक्ष में रहेगा उसको ये एडवांटेज हमेशा रहेगा। और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि ये दरअसल वोटरों को घूस देने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है जो इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरी तरीके से विशेष कर रहा है। और ये एक ऐसा जहर बोया जा रहा है जिससे भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन उस चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी तक जो खबरें मिलती थी, जो जानकारियां मिलती थी, और आप भी चुनाव काफी कवर किए, मैंने भी चुनाव कवर किया, मैंने तो चुनाव लड़ा भी है, लोकसभा का चुनाव लड़ा है। चुनाव के 2-3 दिन पहले से खुलेआम कैश बंटता था, दारू की बोतलें बंटती थी, और चिकन, मुर्गे और बकरे का मीट बंटता था, और उसके आधार पर वोटों को खरीदा जाता था। ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता था, हालांकि सबको जानकारी थी।
तो जो समृद्ध लोग थे वो इसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाते थे। तभी तो आप हर लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कोई 10 करोड़ खर्च कर रहा, कोई 20 करोड़ खर्च कर रहा। अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि अब आपको मुर्गा खिलाने की जरूरत नहीं है, अब आपको दारू बांटने की जरूरत नहीं है, अब आपको कैश लिफाफे में देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके खाते में 10,000 रुपए डाल दे रहा हूं, 3,000 रुपए डाल दे रहा हूं। तो इस देश के अंदर जहां करोड़ों करोड़ों लोग गरीब हैं, वंचित हैं, वो कहेंगे ठीक है, अब पैसा मिल गया तो पैसा मिल गया है। ये जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत अगर आप देखें, वैसे तो लोग इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं सरकार में आया तो मैं ये काम करूंगा। वो सरकार में नहीं थे, और सरकार में नहीं थे इसलिए वो किसी के खाते में पैसे नहीं डलवा पाए। लोगों ने ये वायदे किए, और ऐसा वायदा भारत के इतिहास में तो आपने दक्षिण भारत का उदाहरण आपके मालूम है कि कोई मिक्सी दे रहा है, तो कोई ग्राइंडर दे रहा है, तो कोई एसी दे रहा है, कोई स्कूटर दे रहा है, कोई फटफटिया दे रहा है। ये सब चीजें वायदे किए जाते थे। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष खुलेआम वायदे नहीं कर रहा है, वो एक नीतिगत तरीके से कैश लोगों के खाते में डाल रहा है। तो ये वोट खरीदा जा रहा है। और इसमें जो दूसरा खतरनाक पहलू है, जिसमें इसको चुनाव आयोग को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए था। उन्होंने अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो जीविका दीदी है, वो हर पोलिंग स्टेशन पे 2 जीविका दीदी मौजूद रहेंगी, और वो लोगों को बता रही थी कि देखिए आपके खाते में 10,000 रुपए आए या 10,000 रुपए नहीं आए। ये नई चीज ऐड की गई, यानी महिलाओं को वोट देते समय ये उनके दिमाग में डलवाना है कि देखिए 10,000 रुपए आपके खाते में आ गए हैं, अब आपको किसको वोट देना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तीसरी बात, हजारों की संख्या में जिस तरीके से लोगों को, बिहार के बाहर के लोगों को ट्रेन में भर के, बसों में भर के लाया गया, और उन सब में सबको बीजेपी का पट्टा पहनाया गया, क्या वो महज एक इत्तेफाक था? क्या वो करप्शन नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको रोकने की कोशिश की? क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? और वो स्पेशल ट्रेन कौन चलवा रहा था? क्या विपक्ष स्पेशल ट्रेन चलवा सकता है क्या? आपको याद होगा कि जब पुराने जमाने में जब राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जैसे लोग चुनाव लड़ते थे, तो दूरदर्शन पर उनकी फिल्में भी नहीं आती थी। और महाभारत के जमाने में बी.आर. चोपड़ा की सीरियल को रोका गया था, क्योंकि वहां चक्र आता था। तो कहा भाई जनता दल का सिंबल है, इससे प्रभावित होगा। वहां से आज हम यहां आ गए हैं, और सोशल मीडिया पे देखने में आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहे थे, वो दिल्ली में भी वोट दे रहे थे, और उसके बाद बिहार में भी वोट दे रहे थे। मुझे तो सोशल मीडिया पे एक भी ऐसा कोई नाम दिखाई नहीं पड़ा जो कांग्रेस पार्टी को 2 जगह वोट दे रहा हो, या आरजेडी को 2 जगह वोट दे रहा हो, या आम आदमी पार्टी को 2 जगह वोट दे रहा हो, जबकि आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये संदेह पैदा करती हैं, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़ी करती हैं, और साफ इशारा मिलता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के सामने दंडवत है, और हर वो उस प्रक्रिया में शामिल है जिससे सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचता हो। तो ऐसी स्थिति में फिर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की जो कवायद है, उसका क्या मतलब रह जाएगा जब इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था, जो एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पे हमारे आर्टिकल 324 के तहत शामिल की गई है संविधान में, तो अगर वो न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, तो हम किस तरह का चुनाव करा रहे हैं? क्या ये उन देशों की तरह है जहां पर दरअसल निरंकुशता है, तानाशाही है, और ढोंग के लिए या ढकोसले के लिए इलेक्शन कराने की एक प्रक्रिया भी की जाती है? तो इस तरह का इलेक्शन कमीशन लेकर भारत क्या लोकतंत्र को अपना सुरक्षित रख पाएगा आपके हिसाब से? ये बहुत डरावना प्रश्न है, और हम सब लोगों को ये कामना करनी चाहिए कि हमारी आशंकाएं निर्मूल साबित हों, और मैं अपने मन में यह मानने के लिए तैयार हूं कि यह आशंका मेरी निर्मूल है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू है जो उतना ही खतरनाक है। विपक्ष की चुनाव को लेकर हर उस प्रक्रिया और आपत्ति को चुनाव आयोग एंटरटेन नहीं करता। आपने देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी,
उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जब उन्होंने कहा था शरिया कानून लेके आएंगे अगर इंडिया गठबंधन जीता तो। यहां तक कहा गया था घुसपैठिए हैं और ये आपकी जो मंगलसूत्र छीन लेंगे। सबको मालूम था कि ये स्टेटमेंट कम्युनल स्टेटमेंट है, हिंदू मुसलमान को पोलराइज करने की कोशिश है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जो नतीजे जो पोलिंग हुई उसका वोट परसेंटेज 10 दिन के बाद बताया गया। 10 दिन के बाद, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और बाद में यह शिकायत भी आई कि जो वोट पोल्ड और वोट काउंटेड में भी फर्क है। ये भी पहले कभी नहीं हुआ। आज की विपक्ष चुनाव के पहले 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग से समय मांगा। उनकी डिमांड, उनका ज्ञापन पूरी तरीके से खराब हो सकता है। चुनाव आयोग ने उनसे मिलने का वक्त नहीं दिया। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जब एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा हुआ, जब एसआईआर करने वाले लोग जब उन्होंने प्रदर्शन किया, जब उन्होंने मार्च किया और जब वो मिलने के लिए गए तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया आप सोचिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो चिट्ठियां लिखी उसको जिस भाषा में जवाब दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है इस भाषा को एक्सपंज कराने के लिए हम हाईकोर्ट तक जा सकते हैं। राहुल गांधी ने जब एसआईआर माफ करिएगा, जब ये कर्नाटक की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज महादेवपुरा और आलन, जब इसका जिक्र करते हुए प्रेजेंटेशन दिया तो इन्होंने कहा कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अगर आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो आप देश से माफी मांगिए। यह भाषा संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों की भाषा हो ही नहीं सकती जो नॉन पॉलिटिकल है। देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल आदमी है, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक पार्टी से संबंधित, उनकी भाषा अलग हो सकती है। लेकिन का कैग इस तरीके की टिप्पणी करने लगे, जजेस टिप्पणी करने लगे। तो आप राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के अंदर। अगर लोकतंत्र जिंदा है तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो ये जो सारी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि ममता बनर्जी कुछ बात कह रही हैं उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना, एमके स्टालिन कोई बात कह रहे हैं उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना, केरल सरकार कुछ कह रही है उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना। कांग्रेस पार्टी के नेता जब मिलने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता अतुल लोंडे पाटिल जो कांग्रेस से जुड़ा महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने खुद मेरे साथ लाइव टीवी में बताया कि जब वो इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गए तो उनसे जिस भाषा का में बात की गई ऐसा लगा जैसे वो डांट रहे थे, उनको इंसल्ट कर रहे थे। ये जो व्यवहार है ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। ये जो बर्ताव है ये बहुत आपत्तिजनक। इसका मतलब क्या है कि विपक्ष को लेकर उनके मन में किसी तरीके की कोई श्रद्धा, कोई सम्मान है ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरीके से विपक्ष को देशद्रोही या तो समझते हैं या फिर गद्दार समझते हैं, या समझते हैं कि इन लोगों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा कष्टदायक स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष का सम्मान नहीं है, अगर विपक्ष की भूमिका नहीं है तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि तानाशाही में, टोटलिटेरियन रिजीम में, अथॉरिटेरियन रिजीम में, राजशाही में विपक्ष होता ही नहीं है। उसकी कोई ना उसका सम्मान होता है ना उसकी कोई भूमिका होती है, लोकतंत्र में ही होती है। और भारत का लोकतंत्र जीवित था कि जब भारत 1962 में चाइना की लड़ाई लड़ रही थी तब भी विपक्ष ने डिमांड की कि संसद के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए थी। तो उस वक्त की लोकतांत्रिक सरकार ने विपक्ष की मांग का सम्मान करते हुए युद्ध के दौरान उस पर चर्चा की थी। वहां से आज हम यहां आ गए हैं कि चुनाव आयोग के पद पर बैठे हुए वरिष्ठ लोग, शीर्ष लोग, वो विपक्ष को कुछ नहीं समझते। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। आशुतोष जी, विपक्ष को जो लोग बैठे हैं सत्ता में वो नहीं कुछ समझते, बात सही है और मैं इससे सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन अभी देखा यह जा रहा है कि पहले जो हमारे समाजों में अलग अलग स्तर पर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, नागरिक अधिकार के लिए
लोकतंत्र पर अगर खतरा है तो उसके लिए आवाज उठाते थे बहुत सारे गणमान्य लोग भी, बहुत सारे बुद्धिजीवी, लेखक, सिनेमा में काम करने वाले लोग, खिलाड़ी, रिटायर्ड ऑफिसर्स। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अगर लोकतंत्र पर खतरे कहीं से दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष के लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो विपक्ष के टॉप लीडर पर ही हमला बोल रहे हैं बहुत सारे गणमान्य लोग, और उनकी संख्या 200 से ज्यादा है, 272 की संख्या है। अब इसमें रिटायर्ड जज हैं, पूर्व नौकरशाह हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, पूर्व राजदूत हैं। इस तरह की चीजें ये नई है, हमारे हमारे समाज में ये नया ट्रेंड है। इसके पहले जो पिटिशंस दिए जाते थे, ज्ञापन दिए जाते थे, आमतौर पे लोकतंत्र की हिफाजत के लिए दिए जाते थे। लेकिन लोकतंत्र पर जहां से खतरा दिखाई पड़ रहा है, उसके पक्ष में खड़े लोगों की ये जमात या एक झुंड या समूह इस तरह से पहली बार दिखाई दिया है। कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश है, और मैं बहुत गंभीरता से इसको कह रहा हूं। मैं कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, यह हाईजैक करने की कोशिश है। और जो सत्ता का जो अथॉरिटेरियन स्वरूप है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है। देखिए, 272 अंक जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। 272 का मतलब ये होता है कि संसद के अंदर आपका बहुमत। क्या ये एग्जैक्टली 272 चूज करके किया गया? तो इसके बड़े सिंबॉलिक मीनिंग है कि 272 लोगों ने ही क्यों उस पर सिग्नेचर किया। इस चिट्ठी की जो भाषा है, देखिए, हम लोकतंत्र है तो लोगों का अधिकार है सरकार को डिफेंड कर सकते हैं, करना चाहिए, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन जब जजेस के पद पर बैठे हुए लोग, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जिस भाषा में वो चिट्ठी लिखी है, क्या वो सही है? क्या इन लोगों को अपनी अंतरात्मा में झांक कर, आईने में देखकर सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कांग्रेस, उनके सीनियर पार्टी लीडर्स, लेफ्टिस्ट एनजीओस, ओपिनियनेटर राइटर्स, और वो जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? ओपिनियनेटेड राइटर्स, ये मतलब इसको मैं क्या कहूं, मैं उसको पढ़ के मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं ये मतलब ये जज की कुर्सी में बैठे हुए लोग कैसे इसको लिख सके? ओपिनियनेटेड राइटर होना क्या कोई अपराध है कि संविधान के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? भाई, लोकतंत्र है तो ओपिनियन है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो ओपिनियन नहीं होगी, एक ही ओपिनियन होगी। तो ओपिनियनेटेड राइटर जो हैं, उनसे भी आपको आपत्ति हो गई है। और अगर कोई आदमी आज के जमाने में सरकार के खिलाफ मुंह खोलना एक बड़े खतरे को आमंत्रित करना है, और अगर कुछ लोग मुंह खोल रहे हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन बजाय सम्मान होने के ऐसे लोगों को लोकतंत्र विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में लिखा गया है कि राहुल गांधी जो है जनता से कट गए और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ये कौन सी भाषा है? आप ये लिखिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका संदेह से परे है। लेकिन अगर उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए वो इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है चुनाव आयोग को उस पर उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो पूरी चिट्ठी में राहुल गांधी ने जो साक्ष्य देने की कोशिश की है उस पर एक शब्द भी नहीं है। उसको एक फ्रस्ट्रेटेड का काम बता दिया गया। यानी हरियाणा की वोटर लिस्ट में अगर ब्राजीलियन मॉडल का अगर चेहरा आ जाए तो इस पर कोई सवाल नहीं पूछे। एक एक घर में 200 लोगों के टिकट बने, उस पर कोई सवाल ना पूछे, और नेता विपक्ष अगर उसका साक्ष्य देने की कोशिश करे तो वो फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है, जनता से कट गए। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने पुराने अवतार में जब वो जनसंघ के तौर पे खड़ती थी तो 1951 से लेकर 1984 तक मैंने सारे उनके जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्टिंग की है, वो 86 पड़ती है। आप सोचिए, ये स्थिति थी इनकी। और आज
99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी के नेता को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेजिटिमेट लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको आप फ्रस्ट्रेटेड बता रहे हैं। तो 1951 से लेके पहली बार किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो है 1989 में राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की, 40 साल के बाद। तो इसका मतलब इस देश में सबसे असफल अगर कोई नेता था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। वो क्या, क्योंकि चुनाव पर चुनाव हारते ही जा रहे थे, 3-3 जगह चुनाव लड़ते तो जमानत जब्त हो जाती थी। ये जो विमर्श पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। पूरे भारत के लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त या विपक्ष या डिस्क्रेडिटेड विपक्ष बनाने की कोशिश है। ये जो चिंता है, मुझे लगता है कि ये बहुत गहरी चिंता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जहां चुनाव आयोग भी सरकार की भाषा बोलेगा, जहां कैग भी चुनाव आयोग की भाषा बोलेगा, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस अभी भी जुडिशरी के पास है, तो उसमें भी जो जज रिटायर होने के बाद अगर कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी रबिश करने की कोशिश की जा रही है। संसद के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरीके से चेयरमैन साहब का बर्ताव रहा है, जिस तरीके से स्पीकर साहब का बर्ताव रहा है, एक दिन में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैक कर दिया जाता है और ये कानून बना दिया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने अधिकार के निर्वहन में जो भी फैसला करेंगे उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। ये कानून बनाया गया जब 147 लोगों को वहां से हटाया गया। तो ये वाकई में बहुत चिंता पैदा करने वाला है और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, पहले देश के अंदर लोकतंत्र जीवित था सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष एग्रेसिव था, बल्कि इसलिए कि सिविल सोसाइटी भी अपने अधिकारों के, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझती थी। वो भी विपक्ष का काम करती थी, वो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद। आज की तारीख में स्थिति क्या है कि हम और आप जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत भी करते हैं, वो इस डर से पीड़ित है कि कल हमारे घर में रात को 2 बजे कोई पुलिस वाला आएगा और हमको गिरफ्तार करके ले आएगा और 5 साल तक हमको जेल नहीं मिलेगी और हमारे बारे में ये कहा जाएगा कि दरअसल देखिए ये तो सरकार के खिलाफ सरकार पलटने की साजिश में शामिल थे। ये जो स्थिति है, ये स्थिति वाकई में बहुत अच्छी नहीं है और जो लोग सत्ता में है, कम से कम वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप की तीखी आलोचना करते थे और वहां से निकले हुए लोग हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि विपक्ष की कितनी सशक्त भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर। जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं उनको उनके बचाव के लिए कि अगर कुछ वो गलत करते हैं या विपक्ष को लगता है, आम जनता को लगता है कि गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सुरक्षा कवच तैयार किया गया। अभी इलेक्शन कमीशन ने ये भी प्रावधान किया है कि 45 डेज के अंदर जो सीसीटीवी है, वीडियोज है, वो सब डैमेज कर दिए जाएंगे 45 दिनों के बाद। और जो भी आपको प्रोटेस्ट करना है या कोई आपत्ति दर्ज करानी है, 45 डेज के अंदर आपको करानी होगी। और जो कानूनी फेरबदल हुआ है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून का 2023 में हुआ था, क्लास 16 चेंज किया गया। और उस क्लास 16 में जो चेंज किया गया वो तो अद्भुत है। मैं समझता हूँ किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब भी आप जब सेवा में थे उस समय के कामकाज पर कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल नहीं उठा सकता, आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं शुरू किया जा सकता है। ऐसा जो मैं समझता हूं कि एक सुरक्षा कवच तो किसी को नहीं है इस देश में, जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर्स को मिला है, और वो मिला है 1 जनवरी 2024 से। इसको क्या संकेत के तौर पे देखते हैं? अब आप इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति में एक प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाए ताकि उनके जो चुने हुए लोग हो, चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल ना खड़े हो। और बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बार बार कहा गया कि जुडिशरी की चुनाव की और डेमोक्रेसी के इंडिपेंडेंस के लिए, उसके हेल्थ के लिए जरूरी है कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हो उनका चयन निष्पक्ष दिखाई पड़े। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े होंगे। इसमें कई पेज अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने दिए और तब उन्होंने कहा कि
उसके चेन में लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सरकार ने उस कानून को बदल दिया और उसमें 2 लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया। कैबिनेट सिस्टम में सबको मालूम है कि कैबिनेट मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं होती है, वो तो वही कहेगा जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, तो हमेशा 2-1 से चुना जाएगा। ये आपने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों बदला? क्या संदेह नहीं पैदा होगा कि आपके मन में कुछ आशंका है या आपके मन में कुछ आपकी नीयत ठीक नहीं है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज आप प्रोवाइड करिए। सरकार ने नियम बदल दिया। सरकार ने कहा कि कानून के मुताबिक वो किसी तरीके की वीडियोग्राफी या सीसीटीवी देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कानून यह कहता है कि जो पेपर पे है सिर्फ वही हम दे सकते हैं। ये आपने कानून क्यों बदला? इसके बदलने के पीछे के कारण क्या है? क्या मन में संदेह नहीं पैदा होगा? अभी तक नियम यह था कि आपका जो वीडियोग्राफी होती चुनाव के दौरान वो 1 साल तक उसकी फुटेज रहती थी। आप उसको घटा के 45 दिन के अंदर करना चाहते हैं। क्यों? क्या कारण है? आज के जमाने में, एक जमाने में तो होता था कि चलो इतना बैलेट पेपर कहां रखेंगे, आज तो कंप्यूटर के अंदर डाल दीजिए, कई साल तक चलेंगे वो। आपको कहीं स्पेस की जरूरत ही नहीं चाहिए। आप क्यों कानून बदल रहे हैं? कैसे लोगों के मन में संदेह नहीं पैदा होगा? अभी एक नया नियम बंगाल के संदर्भ बना है। पहले ये होता था कि हर पोलिंग बूथ पर उसी के इलाके का आदमी ही पोलिंग एजेंट हो सकता था। अब बंगाल के संदर्भ में ऑर्डर आ गया है कि आपका उस पोलिंग बूथ का सदस्य होना जरूरी नहीं है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी रहते हो, आप पोलिंग एजेंट बन सकते हैं। आप क्यों ये कानून बदल रहे हैं? आपने क्यों बिहार के अंदर जीविका दीदियों को ड्यूटी पे लगाया? किस वजह से लगाया? और जब ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछा गया कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देना चाहते, तो आप क्या तर्क देते हैं? तर्क ये देते हैं कि मां बहनों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब 45 दिन के अंदर अगर कोई वीडियो मांगेगा, आप वो वीडियो देंगे तो प्राइवेसी खतरे में नहीं पड़ेगी। उनके इस लॉजिक से तो इस देश के अंदर कहीं सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है तो वो हर मां बहन की जो है वो इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ रही। तो ये जो भोथरे तर्क दिए जा रहे हैं, दरअसल यही बहुत खतरनाक स्थिति है और ये साफ दर्शाता है कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं, उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए ना राहुल गांधी उठाए गए सवालों का वो जवाब देती है और मनमाने तरीके से काम करती है। विपक्ष के प्रति उसका जो पूरा रवैया है वो बहुत ही असंवेदनशील, बहुत ही अलोकतांत्रिक है। एक कंटेम्प्ट का भाव, एक अपमान का भाव है उनके प्रति। आशुतोष जी, जब पिछले लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था और जब सत्ताधारी दल 240 सीटों पे सीमित हो गया, तो ये माना गया था कि जरूर पहले के मुकाबले अब सत्ता पक्ष या जो भी सरकार बनेगी वो थोड़ी सी उतनी आक्रामक नहीं होगी विपक्ष पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति थोड़ा उदार हो जाएगी, थोड़ा गो स्लो हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र के लिए जो उसका अभियान है, आरएसएस का, बीजेपी का, जिसको वो कभी छुपाते नहीं, उस एजेंडे पर थोड़ा सा गो स्लो होगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है, और अभी नहीं मतलब काफी समय से देखा जा रहा है चुनाव के बाद से, कि जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर चल रही सरकार पहले से दोगुना ज्यादा तेजी से चल रही है अपने उस घोषित एजेंडे को हासिल करने के लिए, हिंदू राष्ट्र के, जिसमें लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होगी, संवैधानिकता के लिए जगह नहीं होगी। तो ये क्या मर्म है, इसके पीछे क्या कहानी है? जो लोग सोच रहे थे उसका उलट हुआ। 240 क्या 220 भी सीट होती, 230 भी सीट होती तो शायद ऐसा होता, अगर उसको बहुमत का जुगाड़ हो जाता। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, ये तो जनता दल यूनाइटेड का तो पूरी तरीके से भाजपाईकरण हो गया है, क्योंकि उनके नेताओं के समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जी में भविष्य नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने समर्पण कर दिया। ललन सिंह का भाषण अगर आप देख लें और जिस तरीके से मोकामा में उन्होंने अनंत सिंह को डिफेंड किया, जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या उसको इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए था? हो गया। टीडीपी का यह है कि टीडीपी को मालूम कि दक्षिण प्रदेश है उनका, वहां बीजेपी से कोई खतरा उनको है नहीं,
और इस सरकार से आप जितना पैसा ले सकते हैं उतना पैसा ले लिए, तो वो भी संतुष्ट है अपने आप में। तो जो पुराने समय में जो विपक्ष के नेता थे वो बड़े कद्दावर नेता थे, वो लोकतांत्रिक चेतना से ओतप्रोत नेता थे। इसीलिए उस वक्त जो डिबेट होती थी वो सेंटर एंड स्टेट के बीच की डिबेट होती थी कि स्टेट कमजोर हो रहा है, फेडरलिज्म कमजोर। आज वो डिबेट खत्म हो गई पूरी तरीके से। तो इसलिए अब कोई उम्मीद मत रखिए। बिहार की जीत ने एक काम जरूर किया है, वो ये कि सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री जी के अंदर जो उनका मनोबल कम हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, वो पूरी तरीके से उफान पर है कि अगर हम बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, इसका मतलब उत्तर भारत में उनका प्रभाव अभी भी जिंदा है। और इस वजह से जो भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसमें वो क्या कहते हैं, ये जो है वो मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में विभाजन होगा। आप सोचिए, ये भाषा है, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि, और ये बात मुझे एक चीज जरूर कहनी है अंत में, कि सारे विपक्ष के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि अगर लोकतंत्र में अगर वो बोलना बंद कर देंगे, एकजुट होना बंद कर देंगे और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बंद कर देंगे, तो फिर हर चुनाव हारेंगे, चाहे वो बंगाल का हो, यहां तक कि तमिलनाडु का भी हो, यहां तक कि तमिलनाडु का भी हो। आज हमारी बात एक अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन हरियाणा में तो दे वन फ्रॉम नोवेयर। त्रिपुरा में तो पता नहीं कहां से आगे सारी सरकार जीत ली, लगातार दूसरी बार उनकी सरकार बनी, तीसरी बार बल्कि शायद दूसरी बार बनी। आप असम में देख लीजिए, तो जहां वो बिल्कुल उपस्थित नहीं थे, वहां अगर सरकार बना सकते तो कल तमिलनाडु में क्यों नहीं बना सकते, या पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी लड़ना होगा और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की थी। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जो मौजूदा विपक्ष है उसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की और उस रणनीति को अख्तियार करने का कोई आपके को कोई दिखाई दे रहा है निशान? देखिए, अभी तक तो उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी से, और वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं, ये तो मैं मानूंगा उसमें। और थोड़ा उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनकी थोड़ी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ सांगठनिक तौर पर कमजोर है। लेकिन बाकी विपक्ष से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो जो दिखाई पड़ा उससे मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सब अपने कबीलों के अंदर बैठे हुए हैं। उनको लगता है हमारे कबीलों में 2 आदमी कम भी हो गए तो कोई चिंता की बात है, हमारा कबीला सुरक्षित। बिल्कुल आखिरी सवाल संक्षिप्त। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही इस तरह के इश्यूज पर या इस तरह की समस्याओं पर जो गहराती चुनौतियां भारत पर हैं उसका सामना कर सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की और उसके पास एक वैश्विक दृष्टिकोण है। और रीजनल पार्टी जो है उनके हिसाब से, बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये व्यर्थ हैं और रीजनल पार्टी दरअसल निगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। इनका धीरे धीरे कांग्रेस में विलीनीकरण होना चाहिए, विलय इनका हो जाना चाहिए। इस थीसिस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि रीजनल पार्टीज जो है उन्होंने बहुत निराश किया है, क्योंकि वो अपने कबीले को सुरक्षित रखना चाहती हैं, बस उनकी कोई राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है। अगर राष्ट्रीय दृष्टि होती तो जैसे आपने पहले देखा था कि एनटी रामाराव, देवीलाल जैसे लोग, वो एक राष्ट्रीय माहौल बनाते थे। वो थे क्षेत्रीय नेता, लेकिन उनके पास एक राष्ट्रीय दृष्टि थी। ये जो आज के नेता है, 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके पास किसी के पास भी कोई राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है। और इसलिए वो कल बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे या आरएसएस के साथ हाथ मिला लेंगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। नहीं, लेकिन क्या आप तमिलनाडु की डीएमके की लीडरशिप को और केरला की सीपीआईएम लीडरशिप को भी नहीं, ये 2 अलग है उसमें से। बाकी के बारे में आप जानते हैं मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझते हैं जी। चलिए, आज हम लोगों ने काफी कई मुद्दों पर बात की और मैं समझता हूं कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जरूर इस आपकी जो बातचीत है उसमें जरूर कुछ ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिन पर वे आपस में भी बहस करेंगे, चाहे वो जहां भी हों। तो दोस्तों, आप लिखिएगा भी, आप हमें बताइएगा भी आपको कैसी ये चर्चा लगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुक्रिया, धन्यवाद।